अडानी, भारत का सबसे कंट्रोवर्शियल इंसान, जिनके बारे में कुछ भी कहें वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन जाता है, क्योंकि जो अडानी को सपोर्ट करता है वो मोदी जी को सपोर्ट करता है और जो अडानी के अगेंस्ट है वो मोदी जी के अगेंस्ट। आज लोगों के लिए यही सच। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग नाम की एक कंपनी ने अडानी ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक लंबा चौड़ा रिपोर्ट पब्लिश किया। इस रिसर्च कंपनी का बिजनेस यही है, पहले ये एक कंपनी को टारगेट करती है, फिर उस पर शॉर्ट पोजीशन लेती है, यानी उस कंपनी की वैल्यू मार्केट में जितनी गिरेगी उतना ही प्रॉफिट वो कंपनी कमाती है। ये है हमारी अडानी ट्रिलॉजी, जहां हम 3 सवालों का जवाब देंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हिंडनबर्ग रिसर्च सही है या सिर्फ मार्केट में अफवाह फैलाकर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। I'm a chartered accountant और मैं मेरा एनालिसिस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट से एंड तक पढ़े बगैर नहीं करती। तो मैंने खुद हिंडनबर्ग के सारे क्लेम्स पढ़े, अडानी का 400 पेज रिस्पॉन्स पढ़ा और अडानी कंपनीज के सारे फाइनेंशियल्स पढ़े और नंबर्स और फैक्ट्स के हेल्प से इस वीडियो के कंक्लूजन तक पहुंचे। ये सारी बातें हम इस वीडियो में एक्सपोज करेंगे। ये काम करने के लिए टाइम लगता है और मेहनत भी। अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत रंग लाई है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या कहता है? इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने 6 बड़े मुद्दे रेज किए हैं। इनमें से कुछ मुद्दे वैलिड हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल हैं और कुछ इतने बकवास हैं कि मुझे लगता है किसी लटक के मैट्रिक पास होने वाले इंटर्न नहीं लिखे, बिकॉज दे हैव सच ह्यूज गैप्स इन लॉजिक। चैप्टर 2 में हम इन 6 मुद्दों को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे: वैलिड, कंट्रोवर्शियल और भंगार। मुद्दा नंबर 1, अडानी सेबी के रूल्स को वायलेट करता है, लिमिट से ज्यादा शेयर्स होल्ड करता है। सेबी कहता है कि एक पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 25% होल्डिंग पब्लिक होनी चाहिए। सपोज हम कल अभी एंड नियो का आईपीओ निकालते हैं, तो हम एज फाउंडर्स और हमारे प्रमोटर्स टोटल में मिलाकर 75% ऑफ द कंपनी से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। मिनिमम 25% पब्लिक होना चाहिए। रिपोर्ट कहता है कि अडानी मस्त गेम खेल रहा है। अपनी कंपनी में ऑलमोस्ट 75% तो वो खुद और प्रमोटर्स मिलाकर ओन करते हैं और बाकी भी इतने % शेल कंपनीज के थ्रू पकड़ के बैठे हैं। मुद्दा नंबर 2, केतन पारेख ने स्टॉक मार्केट को मस्त चूना लगाया था। 2003 में सेबी ने उस पर 14 सालों का बैन लगाया और उसे 14 सालों के लिए स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने से बैन कर दिया। केतन पारेख से लिंक्ड कंपनीज की हेल्प से अडानी ने अपने शेयर्स के प्राइसेस बढ़ाए हैं, ऐसा हिंडनबर्ग कहता है। मुद्दा नंबर 3, अडानी मस्त हेराफेरी करता है। अडानी के 7 लिस्टेड एंटिटीज हैं, 578 सब्सिडरीज हैं और इनमें 6025 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट कहता है कि अडानी ग्रुप कुछ ट्रांजैक्शंस दिखाता ही नहीं और कुछ ट्रांजैक्शंस जो दिखाता है उनका कोई बेसिस या वैल्यू नहीं। मुद्दा नंबर 4, रिपोर्ट कहता है कि अडानी स्कैम्स की फैक्ट्री, उनके सीएफओ रील्स के ट्रेंड्स की तरह बदलते रहता है। इतने बड़े कंपनी का ऑडिट एक छोटी 11 एम्प्लॉइज की कंपनी करती है। ये कंपनी इतनी छोटी है कि इसके ऑफिस का रेंट बस 32,000 रुपए। मुद्दा नंबर 5, अडानी के ऊपर अलग अलग चार्जेस में सेंट्रल एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन करती हैं, लेकिन चमत्कारिक रूप से अडानी इनमें से बाहर आ जाता है। मुद्दा नंबर 6, रिसर्च हाउसेस अडानी पर रिसर्च नहीं करते, म्यूचुअल फंड्स अडानी में इन्वेस्ट नहीं करते, यानी कुछ तो गड़बड़। ये इतने बड़े बड़े क्लेम्स है कि लगता है ये अडानी नहीं लक्ष्मी चिट फंड है, लेकिन इसमें कितना सच? चैप्टर 2, इज हिंडनबर्ग लाइंग? इन शॉर्ट, नो दे आर नॉट लाइंग, लेकिन कुछ बातें वो एग्जैजरेट जरूर कर रहे हैं। इनकी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की समझ उतनी ही है जितनी एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट की लड़कियों के बारे में होती है। इस रिपोर्ट के मेजर क्लेम्स को 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। रेड आर कंसर्निंग, यानी वैलिड क्लेम्स जिनके बारे में इन्वेस्टिगेशन होने की सख्त जरूरत है। येलो यानी कंटेंशियस क्लेम्स, जहां थोड़ी एम्बिग्यूटी है, लॉज में या फिर हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्लैरिटी नहीं है। लूप होल्स है जिनका फायदा अडानी जैसी कंपनीज लेती हैं। और ग्रीन यानी चमन वाले क्लेम्स। सबसे पहले बात करते हैं उन पॉइंट्स के बारे में दैट मेक नो सेंस। हिंडनबर्ग का फाउंडर कहता है कि उसे रिसर्च करना अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो हमारी कंपनी में यानी अभी एंड न्यू के साथ रिसर्च करने के लिए अप्लाई करता है तो हम उसे लात मारकर भगा देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी सिंपल है, उसे एक कंक्लूजन तक पहुंचना है और उस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए वो कोई भी रास्ता अपना लेता है। इनका कंक्लूजन पहले आता है और रिसर्च बाद में। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उन्हें ये प्रूव करना था कि अडानी के कंपनीज के बारे में बहुत कम एनालिस्ट रिसर्च करते हैं और ये प्रूव करने के लिए उन्होंने एक अडानी की कंपनी ली, देखा कि कितने लोगों ने उनके बारे में रिसर्च किया है और उसी साइज की ऐसी कंपनी ढूंढने लगे जिनके बारे में ज्यादा कंपनीज ने रिसर्च और एनालिसिस किया है। उनका ही रिपोर्ट देखते हैं। अडानी
अडानी ग्रीन को एक एनालिस्ट ने कवर किया है और बजाज फाइनेंस को 33 एनालिस्ट ने, अडानी पोर्ट्स को 22 एनालिस्ट ने और महिंद्रा एंड महिंद्रा को 48 एनालिस्ट ने। अब देखने में तो लगता है कि अडानी को तो लोग कवर ही नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स उनमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अगर यही प्रूव करना है तो कंपैरिजन के लिए उसी कंपनी को देखना चाहिए जो सेम सेक्टर में काम करती है। दूसरी ही सेक्टर में काम करने वाली कंपनी को देखा तो एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन कैसे होगा? अडानी ग्रीन एक रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है और बजाज फाइनेंस एक फाइनेंस कंपनी। अडानी पोर्ट्स ऑपरेट करती है और महिंद्रा एंड महिंद्रा गाड़ियां बनाती है। यानी ये ऐसे कहने जैसा है कि रोहित शर्मा और उसेन बोल्ट को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि फास्ट कौन दौड़ता है। अगर उसेन बोल्ट इतना फास्ट दौड़ सकता है तो रोहित शर्मा क्यों नहीं? हिंडनबर्ग अस्यूम करता है कि अडानी पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। अडानी के साथ साथ 40 कंपनीज को कोल की वैल्यू इन्फ्लेट करने के लिए इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, लेकिन इसमें जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उन्होंने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा टू फॉरेन कंट्रीज टू गेट इन्फॉर्मेशन। लेकिन कोर्ट ने यही कहा कि आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप दूसरे देशों से इन्फॉर्मेशन मांगो और इस बेसिस पर केस बाहर फेंक दिया। एक तरफ हिंडनबर्ग अडानी को ब्लेम करता है कि वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए छोटी कंपनी को हायर करते हैं और दूसरी तरफ उनके पार्टनर्स के पैन कार्ड्स को पब्लिकली एक्सपोज करता है। नो मैटर व्हाट, ऐसे पैन कार्ड्स पब्लिकली एक्सपोज करना एक ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है। एक पैन कार्ड एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जिसका इस्तेमाल स्कैम्स करने के लिए हो सकता है। ये बात सिर्फ ये प्रूव करने के लिए की गई है कि अरे ये ऑडिटर्स तो इतने यंग हैं, इन्हें ऑडिट करना कहाँ आता होगा। वेल, ICAI ने उन्हें डिग्री दी है तो अब हिंडनबर्ग क्या CA इंस्टीट्यूट को भी क्वेश्चन कर रहा है? सिर्फ 11 एम्प्लॉइज होना या फिर रेंट कम पे करना इस बात का इंडिकेटर नहीं होता कि कंपनी फर्जी है या फिर कोई स्कैम छुपाने में हेल्प कर रही है, क्योंकि हिस्ट्री में इंडिया में जो स्कैम्स हुए हैं वो स्कैम्स छुपाने में तो बड़ी ऑडिट फर्म्स ने भी हेल्प की है। तो बड़ी फाइनेंशियल कंपनी होने के बाद भी स्कैम्स तो छुपाए जा सकते हैं। इससे लगता ये है कि हिंडनबर्ग की रिसर्चर्स को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स के बारे में बहुत कम नॉलेज है। उन्हें एक बीमारी है, कंक्लूजन पर जंप करने की बीमारी। होता है ना कि हमें टीचर कहते हैं कि एग्जाम में 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए लंबा आंसर लिखो तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो फिर हम एक ही पॉइंट को बार बार दोहराते हैं। ये कुछ ऐसा ही मामला है। अब आते हैं सेकंड यानी एम्बिगुअस पॉइंट्स पर। रिपोर्ट कहता है कि अडानी अपने ही कंपनीज में पैसा घुमा रहा है और लॉसेस छुपा रहा है। यहाँ हमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखने की जरूरत है। हर कंपनी को कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं और इंड AS 24 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या है उन्हें डिफाइन करता है। एग्जाम्पल लेते हैं एक रेप्यूटेड कंपनी का। टाटा एक कंग्लोमरेट है, यानी अलग अलग सेक्टर्स में काम करता है। सपोज कल टाटा पावर को एक सॉफ्टवेयर बनाना है और वो TCS के पास जाते हैं और उन्हें पैसे देते हैं, तो ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। अब द क्वेश्चन इज, क्या ये इलीगल है? बिल्कुल नहीं, लेकिन इसे डिस्क्लोज करना इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? सोचिए, अगर TCS का 80 to 90% बिजनेस सिर्फ टाटा के ही कंपनी से आ रहा है, तो एज एन इन्वेस्टर या एज अ बैंक या एज अ रेगुलेटर आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक ही कंपनी में घूमने वाला पैसा है। हो सकता है कि आप TCS के इन्वेस्टर हो और टाटा पावर के नहीं। कल जाकर अगर टाटा पावर में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसका इम्पैक्ट TCS पर होने वाला है, क्योंकि TCS टाटा के ही कंपनीज पर ओवर डिपेंडेंट है। डिस्क्लोजर्स आर इंपॉर्टेंट एंड दैट्स द पॉइंट। अडानी के केस पर आते हैं। विनोद अडानी गौतम अडानी के भाई है। विनोद अडानी ने कृणाल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट नाम की एक कंपनी शुरू की। उन्होंने एक रियल एस्टेट कंपनी सनबॉर्न को 2009 में 1,171 करोड़ रुपए एज अ लोन दिए। 2020 में इस कंपनी ने अडानी एंटरप्राइजेस को 984 करोड़ रुपीस का एक लोन दिया और अडानी ने ये डिस्क्लोज भी किया कि ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि आप कृणाल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स को भी एक रिलेटेड पार्टी दिखाओ, व्हेयरएज अडानी और कृणाल ट्रेडर्स के बीच कोई डायरेक्ट ट्रांजैक्शन है ही नहीं। हिंडनबर्ग अस्यूम करता है कि कृणाल ट्रेडर्स के साथ अडानी एंटरप्राइजेस का जो रिलेशन है वो दिखाना मैंडेटरी है, लेकिन हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि जस्ट बिकॉज कृणाल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट उनके भाई ने स्टार्ट की हुई कंपनी है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक रिलेटेड पार्टी ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। नाउ ये येलो वाले पार्ट में इसलिए आता है क्योंकि पहले तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बदलने की जरूरत है या फिर कोर्ट को रिलेटेड पार्टीज क्या है इसका डेफिनेशन देने की जरूरत है। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में, सीरियस क्लेम्स देखते हैं। अगर इनमें से एक भी क्लेम सच है तो फिर अडानी का स्कैम सच में एक बहुत बड़ा स्कैम। इसमें आता है पॉइंट नंबर 5, अडानी के वो इश्यूज, वो स्कैंडल्स जिनके बारे में कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। हमारा सिस्टम स्लो है, जुडिशरी टाइम पर एक्शन नहीं ले पाती और हम बहुत लीनियंट है, ये एक सच, इसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। अक्सर अडानी के केसेस डिसमिस हो जाते हैं लैक ऑफ एविडेंस की वजह से। एविडेंस नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि एलिगेशंस झूठ हैं, लेकिन सही एविडेंस ढूंढने की जिम्मेदारी और केस सही तरह से प्रेजेंट करने की जिम्मेदारी अथॉरिटीज की।
ये सबसे बड़ा एलिगेशन है और अगर ये सच है तो एक पैटर्न सामने आता है जो भारत के लिए बहुत डेंजरस है। आज अडानी है, कल कोई और हो सकता है। फिर आता है पॉइंट नंबर 2, केतन पारेख से लिंक्स और अपने ही स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश। सेबी ने पास्ट में अडानी ग्रुप को प्रोसिक्यूट किया था, उनके केतन पारेख के साथ लिंक्स थे। सेबी की ऑर्डर कहती है कि अडानी कंपनी ने 1999 में केतन पारेख को शेयर्स बेचे और केतन पारेख ने सर्कुलर ट्रेडिंग किया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस मैचिंग होता है। यूजुअली कैसा होता है कि अगर एक शेयर का प्राइस 50 रुपीज चल रहा है तो सेलर 50 रुपीज का प्राइस डालता है और बायर भी वही प्राइस डालता है। प्राइस और क्वांटिटी मैच होती है और फिर वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन सर्कुलर ट्रेडिंग में जानबूझकर 50 की जगह 60, 70, 80 ऐसे सेल ऑर्डर डाली जाती है और वही इंसान किसी दूसरे फर्जी अकाउंट से 80 रुपए की बाय ऑर्डर भी डाल देता है और ऐसे हजारों ऑर्डर्स एनएससी में बार बार आते हैं। सिस्टम को लगता है कि अरे लोग इतने प्राइस पर भी शेयर बेच पा रहे हैं तो चलो शेयर की प्राइस बढ़ाते हैं। लेकिन ये प्राइस कौन बढ़ा रहा है? केतन पारेख, जिसने पास्ट में अडानी जैसे कंपनीज के प्राइसेस आर्टिफिशियली बढ़ाए थे, मैनिपुलेट किए थे। अब अडानी के 2020 से लेकर आज तक प्राइसेस कैसे बढ़े हैं उस पर नजर डालते हैं। ये डेटा 23 जनवरी का है, बिफोर द हिंडनबर्ग रिपोर्ट। 2300% इतनी प्राइस सिर्फ 2 सालों में बढ़ना बहुत ही ऑड है। और अडानी की केतन पारेख के साथ एक हिस्ट्री है। ये समझने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने जो 1999 में किया वही अब किया है। ऑफ कोर्स दिस इज प्योर स्पेकुलेशन क्योंकि इसका प्रूफ हिंडनबर्ग के पास नहीं है। अडानी ग्रो हो रहा है और वो भी एक्सपोनेंशियली। 2014 से पहले अडानी वर्ल्ड के 600th रिचेस्ट मैन थे और ये रिपोर्ट आने से पहले वो 3rd रिचेस्ट मैन बन गए थे। ये जादू कैसे हुआ? डेट की वजह से, जिसके बारे में हम सेकंड वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ आता है वो सबसे बड़ा मुद्दा जो सब लोग अनदेखा कर रहे हैं, सबसे बड़ा रेड फ्लैग। जब कोई कंपनी लोन लेती है तो उसके प्रमोटर्स अपने शेयर्स प्लेज कर सकते हैं। जैसे आप आपका सोना गिरवी रख के लोन्स ले सकते हैं, वैसे ही प्रमोटर्स अपने शेयर्स प्लेज करके लोन ले सकते हैं। इसे शेयर्स को प्लेज करना कहते हैं। इसमें सपोज 1000 करोड़ का लोन लेना है तो मिनिमम 2000 करोड़ के वैल्यू के शेयर्स गिरवी रखने पड़ते हैं। यानी आपको शेयर के वैल्यू के सिर्फ 50% लोन में मिलती है। और यही तो गेम है कि अगर अडानी ने शेयर्स को मैनिपुलेट किया है और आर्टिफिशियली प्राइसेस बढ़ाए हैं तो जिन बैंक्स ने अडानी को लोन दिया है उनके पास कुछ वैल्यू नहीं है, सिर्फ इन्फ्लेटेड वैल्यू है। ऑफ कोर्स दैट इज ओनली इफ अडानीज शेयर्स फॉल। अगर शेयर प्राइसेस गिरेंगे नहीं तो बैंक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अडानी की वैल्यू क्या है, उन्हें सिर्फ इसी बात से फर्क पड़ता है कि अडानी के शेयर्स की वैल्यू क्या है। चैप्टर 3 कंक्लूजन। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अडानी के केस में सच कितना है और कितना पोर्शन सिर्फ हवा है ये समझा। इसके थ्रू हमें भारत के सिस्टम में जो फ्लॉज हैं वो भी समझे। एंड दैट शुड बी द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस। हम आने वाले 2 वीडियोस में अडानी के ग्रोथ के बारे में और भारत को इसके बारे में क्या करना चाहिए इस पर बात करेंगे। अगर आपके कुछ और सजेशंस है तो उन्हें हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सच तो यह है कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। उन्हें सबसे ज्यादा इसी बात से फर्क पड़ता है कि एक कंपनी में कितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज है और ये सामने आने के बाद लोग कितना पैनिक करते हैं। और हुआ कुछ ऐसा ही है। लोगों ने पैनिक किया, शेयर्स के प्राइसेस गिरे, यूएस में बॉन्ड्स के प्राइसेस गिरे और हिंडनबर्ग ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। समझने जैसी बात यह है कि हिंडनबर्ग सही है या नहीं, इसके बारे में सेबी ने रिपोर्ट पब्लिश करना जरूरी है। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। क्या आप चाहते हैं कि हम स्कैम्स के बारे में और वीडियोस बनाएं? हमें कमेंट्स में बताइए। अडानी के बारे में सीरीज तो चलती रहेगी, लेकिन हमारी पाकिस्तान एक्सप्लेन्ड सीरीज यहाँ पर देखना ना भूलिए। इंडियन इकोनॉमी कैसे काम करती है, कैसे प्रोग्रेस कर रही है, ये समझने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।